नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप कहती थी कि चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल साफ है और गुजरात में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमें मतगणना के आखिरी राउंड तक इंतजार करना चाहिए। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि आप भाजपा की बी टीम है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन, जिसमें राजिम, बिंद्रानगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा दान के लिए भी मैंने अपील की है। तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाएँ हैं। तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूंगा और मीडिया के भी साथियों से कहना चाहूँगा, पैरा दान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध होगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? भेंट मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातें जिसको आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई समस्या जिसका निदान किया हो? सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है। बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत रहती है। तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में, आरक्षित सीटों में। तो वहाँ हमने घोषणा की है और खासकर जो देवभोग और बिंद्रानगढ़ इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई है, पिछले समय भी स्वीकृत किया और 1-1.5 महीने के अंदर में जो इंदा गाँव को जो सभी स्टेशन में संचालित हो जाएगा, तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि लो वोल्टेज की समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सर, आपने पहले राउंड से ही सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं, क्या आप बताते हैं ये नतीजे? ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। ये विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज माना जाए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है। तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हो। सर, आपने सरायपाली में भी भेंट मुलाकात का दौरा किया है। उस क्षेत्र की एक पुरानी बहुत मांग रही है कि जिला बनाया जाए सरायपाली को, इसको लेकर आप? मैंने वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूंकि समय कम बचा है चुनाव का, अब तो साल भर भी नहीं बचा है, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने की बात तो नहीं हो सकती। भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ संभावना? अब वैसे तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। अच्छा, गुजरात में सर काफी आगे दिखाई दे रही है भाजपा। कांग्रेस जो है वो 52 सीट जो है वो पीछे दिखाई जा रही है और आप भी जो है वो 8 सीट लाने में कामयाब रही है। तो 8 के आसपास जो आप पार्टी कहते थे ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन काउंटिंग के आखिरी तक के इंतजार हम लोग करना चाहिए। जैसे मैं हिमाचल के बारे में बोला कि आखिरी तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र का पेटी खुला है ये पता नहीं रहता, तो फिर दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अंतर आता है। और गुजरात तो बड़ा प्रदेश है और काफ़ी राउंड होंगे, 20 राउंड के आसपास या उससे ऊपर के राउंड होंगे, 24 शायद राउंड होंगे।
तो और हिमाचल में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मतदाता भी कम है, तो वहाँ जल्दी रिजल्ट आएगा। गुजरात का रिजल्ट बाद में आएगा, तो हम लोग आखिरी तक इंतजार, तो लोग अब कर्ज नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब यही हुआ, हतोत्साहित होंगे। तो वित्त संभल नहीं रहा है वित्त मंत्री जी से, ठीक है। नहीं भाजपा के लिए आरोप लगा रही थी कि चरित्र हनन की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है और हम इसे मात देकर के आगे बढ़ेंगे। तो जनता ने भी मुहर लगा दिया और जमानत तो लिया ना। पहले तो बोले कि फर्जी है, फर्जी तो फिर जमानत क्यों लिया? सही थी बात, पुलिस थी, सरेंडर नहीं किया। मतलब जब पुलिस ने नोटिस दिया तो उसको आ जाना था, आए भी नहीं और फिर जमानत के लिए प्रयास करते रहे, जमानत भी ले लिए। कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दिया। सर आरक्षण को लेकर अब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाया राज्यपाल। अब हम तो राज्यपाल जी के राजभवन से जो बयान आया था, हम लोग तो उसी को मानेंगे भाई, जैसे विधानसभा प्रस्ताव पारित होगा तत्काल हस्ताक्षर किया जाएगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हुआ है। कोर्ट की चुनौती को लेकर के एक आशंका जताई जा रही है। अब तो कोर्ट देखिए, किसी कोर्ट जाने से रोका जा सकता है क्या? कोर्ट में क्या फैसला होगा उससे पहले से कोई कैसे अनुमान लगा सकता है? क्या राजभवन के रास्ते भाजपा रोकने की कोशिश कर रही है, इस तरह का कुछ? अभी से कहना तो, लेकिन जिस हिसाब से राज्यपाल महोदया ने जो बयान दिया था कि तत्काल होगा और उसके बाद रुक रहा है, तो ये किस प्रकार के संकेत हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, वहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है और प्रियंका जी ने भी खूब प्रचार किया। यह जीत वहां के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस समय वोट कुछ कम पड़े, परसेंटेज कम हुए, तो मैं नहीं समझता कि सर्व आदिवासी समाज के खुद का कोई वोट था। वो जो न कांग्रेस को देना चाह रहे थे, न भाजपा को वोट देना चाह रहे थे, जो आप पार्टी का था और जो जोगी कांग्रेस का वोट है, यदि हालांकि मतदाता बदल गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन आंकड़े हैं जो उसी प्रकार के हैं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जो लोग कसम खिलाए थे और बड़ी बड़ी बात दावा कर रहे थे, वो तो कहीं टिके भी नहीं। गुजरात में भाजपा जीती है और कांग्रेस हारी है, मतलब अभूतपूर्व हार हुई है, इसको किस तरह से? देखिए, ये चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। भाजपा एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। ये भाजपा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये परिणाम 2023 में क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार का रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल में क्या जी, कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान को जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। 10 गारंटी दिए गए, वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ सारे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे, और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई, उसको बड़ा असर था। भानु के लिए भाजपा कह रही है कि आरक्षण का पैंतरा कांग्रेस ने अपनाया था और वही भाई ऐसा है, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो चुनावी मैनेजर है उसको झोंक दिया था, और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला, जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से 2 या 3 ऐसी कौन सी बातें रही जो भानु प्रताप? मैंने पहले कहा ना, पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया।
दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पे वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ? चुनाव में विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया या फिर वो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्ववादवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो देखिए, भानु प्रतापपुर के जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खरगे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को, तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सब मिल के सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े, उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के मतदाताओं की जीत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया है। इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया है। इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। रायपुर में मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर से 30 नवंबर तक गोठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.31 क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। गोठान समितियों को 1 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया। महिला समूहों के खाते में 1 करोड़ 93 लाख रुपए की लाभांश राशि हस्तांतरित की गई। गोबर विक्रेताओं को अब तक 188 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। गोठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को अब तक 170 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर से 30 नवंबर तक गोठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.31 क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरायपाली में अपर कलेक्ट्रेट कार्यालय खोलने की घोषणा की। प्रेस क्लब के लिए 20 लाख की राशि मंजूर की गई है। सरायपाली में प्रेस क्लब के लिए भवन बनेगा। उन्होंने कहा कि बंधुओं और मजदूरों को वापस लाने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। यदि जबरन पलायन हो रहा है तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। पलायन में कमी आ रही है। शासन की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को बेहतर रोजगार मिल रहा है।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम सब निरीक्षण करते हैं, आम जनता से भी देख लेते हैं। चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो, चाहे स्वास्थ्य के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, उसी प्रकार से फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा, लघु उपज खरीदी, उसका डिलीवरेशन ये बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से बात ये है कि आम जनता के आय में वृद्धि कैसे हो। आज महंगाई और बेरोजगारी से सब ग्रस्त हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य लक्ष्य और ध्येय यही है कि आम जनता के आय में वृद्धि हो, और इसमें पिछले 4 साल से हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, युवाओं के लिए अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम लोगों ने की है। 300 जगह इसकी शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन हुआ है और निर्माण कार्य अब तेजी से चलेगा, जिससे गांव के ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्रमुख लक्ष्य, और संस्कृति के क्षेत्र में भी हम लोगों ने जो काम किया है, चाहे आदिवासी अंचलों में देवगुड़ी और गोकुल बनाने, बस्तर में गोकुल का है, और राम और गमन का टेम्पल पथ है, कौशल्या माता का मंदिर है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से भी बढ़ाने का काम, और वहीं छत्तीसगढ़ के जो खेल कूद है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक, तो इस प्रकार से लगातार हम लोग आयोजन कर रहे हैं। अभी 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और लगभग कल तक के 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर चुके हैं। धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है, कहीं बारदाने की कमी या तौलाई की, धान उठाव के भी लगातार साथ ही साथ चल रहा है। मिलिंग का भी और एफसीआई में सामान जमा करने का भी काम संचालित हो रहा है। तो कुल मिला के धान खरीदी व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। विकास कार्यों के बारे में कल दोनों जगह मैंने घोषणाएं की है, आप सबकी जानकारी में उसे रिपीट करेंगे। देखिए, ये बात तो सही है, हम लोग तो सोचते थे कि हर साल करीब 1-1.5 लाख लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब कोरोना हुआ और लोग आए तो 7 लाख लोग आए। 21,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, 60,000 महासमुंद से है। हाँ, तो संख्या बड़ी है। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो धान कटाई के बाद लोग पलायन करते हैं, दूसरे शब्दों में ये है कि बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं, ज्यादा रोजी मिलती है। लेकिन यदि कोई जबरदस्ती ले जा रहे हैं और दलाल लोग उसमें सक्रिय हैं और मजदूरों का शोषण होता है, तो उसके लिए प्रावधान है, और शिकायतें मिलने पर बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयाँ हुई है जिससे बदों मजदूर को वापस लाने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे। लेकिन अभी आपने देखा होगा, जब से हम लोगों ने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और वेल्यूडेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट राइट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदी की व्यवस्था 65 प्रकार के, तो उसके बाद से पलायन में कमी आई। हालांकि इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे मैं चांपा जांजगीर में गया था, मजदूर मिला, वो बोले मैं 2 साल से नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर जाता था, हमेशा कश्मीर जाता था, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गोधन न्याय योजना आपने शुरू कर दी है, तो मुझे अतिरिक्त आमदनी जिसकी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मजदूर साथी हैं जो यही बेहतर रोजगार मिल रहे हैं, तो लोग अब पलायन की तरफ उतना उत्साहित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसका असर होगा, जितने हम कार्यक्रम बनाए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी नीतियों के कारण से ही लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण से बस्तर में नक्सलीय गतिविधि कम हुई है, क्योंकि वहाँ के जो जवान हैं, वहाँ की युवतियाँ हैं, अब रोजगार मूलक कार्यों में लग गए हैं, बेहतर रोजगार मिल रहा है, तो नक्सलियों की तरफ प्रभावित आकर्षित होना कम हो गया है। इस कारण से आपने देखा होगा पूरे बस्तर में इन 4 वर्षों में नक्सली गतिविधि बहुत कम हो गया है, लेकिन उसकी चर्चाएं कम होती है। उसका कारण यही है। तो ये पलायन भी उसी से जुड़ा हुआ है। यदि
जितना रोजगार उनको पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू में मिलता है, उतना यदि यहाँ उनके आय में होगी तो निश्चित रूप से। देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 11 दिसंबर को शुरू होने वाली है। इस बीच बुधवार की रात 12:40 पर यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंची। यह ट्रेन कोचिंग डिपो में परीक्षण के बाद 10 दिसंबर को नागपुर के लिए रवाना होगी। वहां से 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 11 दिसंबर को शुरू होगी। इस बीच बुधवार की रात 12:40 पर यह ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंची। यह ट्रेन कोचिंग डिपो में परीक्षण के बाद 10 दिसंबर को नागपुर के लिए रवाना होगी। वहां से 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।